स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, जिसमें हम दिखाते हैं खबरों के पीछे छिपी असल खबर, खबरों का महाबुलेटिन। बड़ी खबरों के पीछे वो अहम खबर क्या है, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड की। चलिए, आज के न्यूज डिकोड में सबसे पहले बात अमित शाह के रायपुर दौरे की। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रायपुर के दौरे पर आए। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद को लेकर की भी उन्होंने बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री अगर नक्सलवाद पर बात नहीं करते तो हैरानी की बात होती। अमित शाह नक्सलवाद पर बोले और क्या बोले, ये आप जरा सुनें। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों मिलकर यहां से भी वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने में हमें पूरी सफलता मिलेगी और वामपंथी उग्रवादियों द्वारा समर्पण में 140% की वृद्धि हुई है। कि कुछ जिलों में अब सिमट कर रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, यहां से भी चुटकी बजा। तो सुना होगा आपने भी, और अगर आपने बयान सुने तो सुनकर आप जरूर हैरत में पड़े होंगे। पहले अमित शाह बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर नक्सलवाद को खत्म करेंगे, लेकिन इसके बाद एक और कार्यक्रम में 2 घंटे बाद अगले मंच पर कहते हैं हमारी सरकार बनी, यानी सरकार बदल दो, बीजेपी की सरकार बना दो तो नक्सलवाद खत्म करेंगे। आखिर ये विरोधाभास क्यों, जरा इस बात को डिकोड कर लें। आप इसी को राजनीति कह सकते हैं, सियासत कह सकते हैं। सवाल ये कि जब 15 साल तक प्रदेश में बीजेपी सरकार में रही, सत्ता में रही, और तब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार कुछ वक्त के लिए बन चुकी थी, तकरीबन 4 साल, तब ऐसा क्यों नहीं हो पाया? तब वो चुटकियां क्यों नहीं बजी? तब वो खात्मा क्यों नहीं हो पाया? इसी तरह का सवाल मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जा सकता है, जहां बीजेपी का शासन है और 2-2.5 साल को छोड़ दें तो बीजेपी का शासनकाल वहां भी 3 टर्म लंबा चला। वहां नक्सलवाद के नासूर के खात्मे को लेकर प्रयास फलीभूत क्यों नहीं हो पाए? नक्सलवाद, पूर्वोत्तर का उग्रवाद, कश्मीर के आतंकवाद समस्या राष्ट्रीय समस्याएं हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। इस पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए, ये खुद बीजेपी कहती है, बीजेपी के नेता कहते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर सभी दलों को विश्वास में लेकर, साथ लेकर इनका निदान ढूंढना है। लेकिन राजनीति में, आज के दौर की राजनीति में ऐसी उम्मीद शायद बेमानी। सालों से इन समस्याओं पर राजनीति होती आई है और शायद आगे भी इस पर हमको ऐसे ही राजनीति दिखाई पड़े। चलिए, अब बात आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे से जुड़ी हुई है, जहां उन्होंने एनआई की नई बिल्डिंग का राजधानी में लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी किताब पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने शिरकत भी की। तस्वीरें रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट की हैं, जहां छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत किया। आज बीजेपी के चाणक्य अमित शाह 1 दिन के दौरे पर रायपुर आए। अमित शाह ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान सबसे पहले नवा रायपुर में एनआईए की नई इमारत का लोकार्पण किया। भोपाल, भुवनेश्वर, कुल मिलाकर 3 साल में 18 राज्यों में अपनी पहुंच को मजबूत कर वहां पर अपने अस्तित्व को एनआईए को ने बनाया है। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम को सीएम भूपेश बघेल ने भी संबोधित किया। स्वागत करता हूं, आप आए, समय निकाले और इस कार्यालय का उद्घाटन किए, और निश्चित रूप से इससे उग्रवाद और आतंकवाद और बहुत सारे, जो चाहे नकली नोट की बात हो, चाहे नशे की बात हो, उसे रोकथाम करने में सहयोग मिलेगा। एनआई की इमारत के लोकार्पण के बाद अमित शाह दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब मोदी एट 20 पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजधानी रायपुर के प्रबुद्ध जन मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दरअसल बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। शाह चुनाव की सफल रणनीति बनाने में महारत रखते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अमित शाह का रायपुर दौरा महज एनआई की नई बिल्डिंग के लोकार्पण का था, एक किताब के सेमिनार का था, या इसके पीछे कुछ और वजह भी नहीं? चलिए जरा इसको भी डिकोड कर लें।
आपको पता ही है कि अगले साल छत्तीसगढ़ में चुनाव है और चुनाव को जितना वक्त बचा है उसमें बीजेपी को सियासी मैदान मारने के लिए पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा। अमित शाह इस दौरे में बीजेपी की प्रदेश में सियासी जमीन कितनी मजबूत है इसको भांप कर गए। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लगातार अपने प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ में भेजता है जिससे उन्हें छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट मिलती रहे। प्रदेश में किस नेता में कितना पोटेंशियल है इस बात को समझने के लिहाज से शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही शाह के इस दौरे के जरिए सरकार की जनता के सामने कैसी छवि है वो कितनी मजबूत है इसकी फर्स्ट हैंड जानकारी लेकर भी वो निश्चित तौर पर यहां से गए। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि शाह का दौरा भले ही पूरी तरह से 2 कार्यक्रमों तक सरकारी तौर पर सिमटा दिखे, लेकिन इस दौरे के शाह के जान समझकर या उनको जानने समझने वाले मानते हैं कि इसके कई सारे मायने हो सकते हैं। बीजेपी की कार्यशैली में इस छोटे से दौरे का, इन कार्यक्रमों के दरमियान की जो उनकी राजनीतिक पकड़ है उसका असर दिखेगा। चलिए अब आपको राजधानी भोपाल के एक मॉल से जुड़ी खबर बता दें। राजधानी भोपाल के एक मॉल में सामूहिक नमाज पर बवाल मच गया। यह घटना शहर के डीबी मॉल की है जहां दोपहर तकरीबन 2 बजे कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। उसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां जा पहुंचे, हंगामा शुरू हो गया। एक वीडियो इसका सामने आया जिसमें सोशल मीडिया के ऊपर वायरल वीडियो में आप देख पाएंगे बजरंग दल के कार्यकर्ता ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर नमाज पढ़ी जा रही है, यदि इसे रोका नहीं गया तो मॉल के मेन गेट के ऊपर बड़े स्तर पर हनुमान चालीसा का महापाठ होगा। इस हंगामे के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता एमपी नगर पुलिस स्टेशन गए। यहां थाना प्रभारी के सामने भी उन्होंने इसी मुद्दे पर अपनी नाराजगी प्रकट की। इसके बाद थाना प्रभारी ने मॉल प्रबंधन को मॉल के अंदर धार्मिक गतिविधियां नहीं हो इसका ध्यान रखने के लिए कहा है। चलिए तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि कैसे नमाज के नाम पर बवाल हो रहा है, आखिर ऐसा किस वजह से हो रहा है, इतने अच्छे माहौल के बीच में ये सब क्यों हो रहा है, इस बात को भी समझना जरूरी, इसको डिकोड कर लें। हमारे देश में ना मंदिरों की कमी है ना मस्जिदों की कमी है, ऐसे में ऐसे विवाद होने नहीं चाहिए। ये बात सबको पहली नजर में समझ में आती है, महसूस होती। मॉल जैसे सार्वजनिक जगहों पर और कमर्शियल जगहों पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद अब एक आम सी बात है। ऐसा पहले हुआ है लखनऊ में। लखनऊ का लुलु मॉल आपको याद होगा जहां नमाज पढ़ने को लेकर विवाद बना था। अब सवाल ही उठता है कि आखिर अलग अलग राज्यों में एक जैसे पैटर्न वाले विवाद कैसे उठ रहे हैं। कभी प्रदर्शनों हंगामे का एक ही पैटर्न देखने को मिलता है अलग अलग प्रांतों में, तो कभी इस तरह के हंगामे। सरकार को इस पूरे मसले को निश्चित तौर पर गंभीरता से देखना चाहिए। ऐसा लगता है कि कोई संगठन ऐसी घटनाओं के पीछे है जो देश की शांति को भंग करने की इच्छा रखता है और ऐसी घटनाओं के पीछे कोई एक साजिश भी हो सकती है। अब ये साजिश किसकी है, कौन इसे रच रहा है और इसे रोक पाने में क्या प्रशासन तंत्र अपनी तरफ से अपनी भूमिका वक्त रहते या घटनाओं के पहले निभा रहा है, यह भी देखना चाहिए। बात अब कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस में लगातार असंतुष्ट नेता सामने आ रहे हैं। आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद के बाद अब मनीष तिवारी के बगावती तेवर दिखे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अब पंजाब के आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बगावती तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हम किराएदार नहीं बल्कि हिस्सेदार हैं। And I think that what happened is regrettable. It is unfortunate, and in my estimation, perhaps it was avoidable. सांसद मनीष तिवारी ने बताया कि 2 साल पहले पार्टी के 23 लोगों ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने पार्टी की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए इसे गंभीरता से लेने की बात कही थी। उस पत्र के बाद कांग्रेस सभी विधानसभा चुनाव हार गई। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के आवास पर 2020 में एक बैठक हुई थी जिसमें अगर सहमति बनी होती तो पार्टी के सीनियर नेता छोड़कर नहीं जाते। बता दें कि कल कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और गांधी परिवार के करीबी गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया। अपने पत्र में उन्होंने पार्टी की खराब स्थिति को लेकर राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया। आखिर कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ क्यों रहे हैं? आखिर कोई बड़ा नेता पार्टी के बड़े पदों को क्यों संभालना नहीं चाहता? ऐसे कई प्रश्न कांग्रेस को लेकर हैं। इसको जरा डिकोड करते हैं। पहली बात तो यह कि लगातार चुनावों में मिल रही हार से नेता कार्यकर्ता काफी हताश हो चुके हैं। कई दिग्गज राजनीतिक करियर के लिए अपना दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है ये अब जरूरी है।
दूसरी बात यह कि पार्टी का नेतृत्व संकट में दिखता है। कांग्रेस के कई नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी कभी भी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को समय नहीं देते। ये कई लोगों की कॉमन शिकायत बाहर सुनाई पड़ती। तीसरी बात यह कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी, ये भी कई बार असंतुष्टि की वजह नजर आई। आखिर और सबसे बड़ी बात यह कि पार्टी में तालमेल कहीं किसी स्तर के ऊपर दिखता नहीं, जिसके कारण लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि इतनी बड़ी और इतनी पुरानी पार्टी जिसने आजादी के पहले से काम किया हो, जैसा वो खुद दावा करते हैं, उसमें क्या कोऑर्डिनेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन, आपस में वार्तालाप की इतनी कमी है कि आरोप लगते हैं कि कोई बड़े नेता के निर्णय कोई दूसरा लेता है। यह सबसे बड़ा संकट है। चलिए बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास की करते हैं, जो आज सुर्खियों में आया। वजह थी तीजा पोरा त्योहार और खास तौर पर पोरा को लेकर जो आयोजन हुआ, इस पर आज चर्चाएं होती रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देश के विभिन्न राज्यों से पहुंची सैकड़ों महिलाओं की मेजबानी करते उनको बधाई देते नजर आए। ये तस्वीरें सीएम हाउस की हैं, जहां लोकधुन पर महिलाएं जमकर थिरकी। लोक रंग का मनमोहक नजारा देखने को मिला। अवसर था तीजा पोला त्योहार का आयोजन। इस मौके पर राज्य के साथ दिल्ली से कांग्रेस की नेत्रियां अलका लांबा, रागिनी नायक और राधिका खेड़ा सीएम हाउस पहुंची। साथ ही प्रदेश के लोक कलाकार और गायक भी पहुंचे, जिन्होंने रंगारंग प्रस्तुति दी। तीजा पोला के अवसर पर महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। मुख्यमंत्री साहब की पूरी इन्वॉल्वमेंट और उनका भी फोक के साथ, पूरे सांस्कृतिक सभ्यता के साथ जुड़े रहना बहुत ही आनंददायक रहा। कांग्रेस की सरकार जब से आई है, लोक त्योहारों का अनूठा रंग प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तीजा पोला त्योहार के मौके पर महिलाओं को सीएम हाउस अपना मायका सा लगता है। तो वैसे भी हमारा देश तीज त्योहारों का, उत्सवों का देश कहलाता है और ऐसे में छत्तीसगढ़ की अस्मिता से, यहाँ की मिट्टी से जुड़े, परंपराओं से जुड़े, खेती किसानी से जुड़े अगर इस तरह के आयोजन सीएम हाउस में होंगे तो जाहिर तौर पर चर्चा का विषय भी बनेंगे और एक तरह से ये सरकार की और स्पेशली मुख्यमंत्री जी की एक खासियत बनकर उभरे, जिस अंदाज में वो ऐसे त्योहारों को सबको साथ लेकर मनाते नजर आते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट को लेकर दो नेताओं की बातचीत का ऑडियो मध्य प्रदेश में जमकर वायरल हुआ, जिसमें दो नेता निकाय चुनाव में टिकट को लेकर खरीद फरोख्त करते सुनाई पड़ रहे हैं। देखें आप रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट को लेकर दो नेताओं की बातचीत का ऑडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में दो नेता टिकट को लेकर खरीद फरोख्त करते 5 लाख रुपए की मांग करते सुनाई दे रहे हैं। इस ऑडियो को नरेंद्र सलूजा ने वायरल किया है। देर मेरे लड़ रहा है, मैंने चेक बैक तो दे दो, अकाउंट में ट्रांसफर कर दो पैसे। 5 लाख रुपए, 70 टिकट है, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ज्यादा है। नहीं दे देंगे तुम्हारी किस्म। अरे क्या करना है तुम्हें यार, तुम तो 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हो, कब कर रहे हो, कितने बजे कर रहे हो, वो कर देंगे। ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने इसे फेक बताया और एसपी से शिकायत की। कमलनाथ जी के मीडिया समन्वयक ने एक ऑडियो वायरल किया है। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ताओं के बीच टिकट को लेकर किसी सौदेबाजी की बातचीत है। वो ऑडियो पूरी तरह फर्जी है, फेक है। कांग्रेस पहले भी निकाय चुनाव में बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुकी है और अब इस ऑडियो को वायरल कर बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक ऑडियो जारी किया, बीजेपी ने इसको फेक बता दिया। आखिर इस पूरे मामले में क्या होना चाहिए, इस बात को डिकोड कर लें। कांग्रेस ने ऑडियो क्लिप जारी किया है, उसे चुनाव आयोग, पुलिस में इसकी शिकायत करनी चाहिए। ऑडियो क्लिप के अलावा भी कुछ ठोस सबूत जरूर इसमें सामने आने चाहिए। हालांकि बीजेपी क्लिप की शिकायत एसपी से कर चुकी है, अब पुलिस को इस मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए। वैसे इसके पहले भी बीजेपी की समर्पण निधि के मामले में कई दफा विवाद की स्थितियां बनी हैं। जिनको टिकट नहीं मिला वो समर्पण निधि वापस मांगते नजर आए। कुल मिलाकर लोकतंत्र में योग्यता के आधार पर टिकट देना चाहिए, ये हर कोई कहता है, लेकिन इस तरह के क्लिप ये शंका पैदा करती कि कहीं ये टिकट पैसों के आधार पर, पैसों के नाम पर या उसी के बेस पर तो नहीं बट रहा है। और अब की बार भी आरोप कुछ ऐसा ही है। देखते हैं इसकी सत्यता कब तक सामने आती भी है कि नहीं। दरधार के कारम डैम में ठेकेदार पर कार्रवाई न होना, इस पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने भी हमला बोला है, कहा है कि सरकार छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर बड़े आरोपियों को बचा रही।
धार के कारम डैम में लीकेज का मामला गहराता जा रहा है। सरकार ने 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का संदेश दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर सवाल खड़े किए। गोविंद सिंह का आरोप है कि ठेकेदार अशोक भारद्वाज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दोस्त है, इसलिए सरकार करोड़ों रुपए के घोटाले को छिपा रही है। घोटाले करने वाला निर्माण एजेंसी का मालिक वो उनका मित्र है, तो शिवराज सिंह जी को अपनी सरकार बचाना है। उधर सरकार के मंत्री भरोसा दिला रहे हैं कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, कि जो जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई हुई है। अब इसमें भी वो कह रहे हैं बड़ा कौन और छोटा कौन। एजेंसियां थी, उनको ब्लैक लिस्ट किया, 8 इंजीनियरों को कल निलंबित कर दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि छोटे अधिकारियों को सस्पेंड कर सरकार बड़े आरोपियों को बचाने की जुगत में है। जांच समिति बनाकर लीपापोती करने की कोशिश हुई है। इधर एक घटना घटी बीते बुधवार को, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में हुई और खासतौर पर राजधानी में। बुधवार को फाफाडी में दिन दहाड़े हथौड़ी कांड हुआ था। पुलिस ने अब इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और एक खुलासा भी किया है। गौर से देखिए शख्स को। पुलिस के साथ हथकड़ी में आरोपी अभिषेक यादव एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक पर जानलेवा हमला करता है। हथौड़ी से पीड़ित के सिर पर 3 बार वार करता है और गले में रखे 40,000 रुपए लेकर फरार हो जाता है। ग्राहक सेवा केंद्र है, वहाँ पर एक आरोपी आया और वहाँ पर उसने हथौड़ी से जो है 3 बार उसके सर पर जो है हमला किया और वहाँ से कुछ पैसे लूटकर चला गया था। हथौड़ी मार आरोपी अभिषेक यादव ने पुलिस को बताया कि उसने ये सब अपनी गर्लफ्रेंड के भेजे 2,000 रुपए के लिए किया। दरअसल आरोपी को पैसों की जरूरत थी। प्रेमिका ने मदद करते हुए पैसे भेजे, लेकिन केंद्र के संचालक ने उसे पैसे नहीं दिए और ऐसे में संचालक को अकेला पाकर आरोपी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। 2,000 रुपए अपनी गर्लफ्रेंड को बोलकर उनके खाते में ट्रांसफर कराया था, लेकिन जब खाते में उसके पैसे आ गए तो उसने मना कर दिया कि उसके खाते में कोई भी पैसे नहीं आए हैं। हथौड़ी और लूटकांड के आरोपी की तलाश पुलिस की 4 टीमें कर रही थी। आरोपी को पकड़ने के लिए करीब 1000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद आरोपी को सिमगा से गिरफ्तार किया गया और लूट की 38,000 की नकदी भी बरामद की। तो इस केस की जो तस्वीरें थी उसने पूरी राजधानी को डराया था, सवाल उठाया था। पुलिस व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिला था। लेकिन एक और तस्वीर जो आज सामने आई मध्य प्रदेश के रीवा से, उसने और कहीं गंभीर सवाल उठाए। रीवा में घर तक एम्बुलेंस का ना पहुंचना, वो भी बड़े बड़े दावों के बाद, कई सवाल उठा रहा है। पहले आप देखें तस्वीर। रीवा जिले के सिमरिया तहसील के मजगवा गांव में सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। एक युवक को जहरीला कीड़ा काटने के बाद एम्बुलेंस को खबर की गई, लेकिन सड़क के ऊपर नाले का पानी बहने से घर तक एम्बुलेंस जा नहीं सकी और इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों को पीड़ित युवक को खाट पर लिटाकर बहते पानी के बीच से अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। पुलिया का आप हालत देख रहे हैं, तो ये हर वर्षा के टाइम पर ऐसा ही ये बहाव रहता है। यहाँ से लोगों का आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हादसा भी बहुत सारे हो चुके हैं। वीडियो प्रकाश में आया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जो भी बेहतर व्यवस्थाएं कर सकते हैं वो कर लें, और यदि इन सब परिस्थितियों के लिए कोई व्यक्ति दोषी तो उसके खिलाफ भी हमारी टीम सजग है। ग्रामीण इलाकों में शासन प्रशासन मूलभूत सुविधाओं के लाख दावे कर ले, लेकिन ये तस्वीरें उन सारे दावों की कलाई खोल देती हैं। चलिए, तो आपने देखा खाट पर कैसे पूरा सिस्टम और सिस्टम के सारे दावे लदे हुए थे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि पहुंचवीन इलाकों तक पुल पुलिया सड़कों का निर्माण लगातार प्रशासन सरकार कर रहा है। फिर ये तस्वीरें उनको क्यों नहीं दिखाई पड़ती? और ये समस्या आज की नहीं, हमारे तमाम संवाददाता और इलाके के लोग भी बताते हैं कि काफ़ी पुरानी है और थोड़ा सा पानी गिरने पर ये हालात बन जाते हैं। अभी हल कब तक होते हैं देखेंगे। फिलहाल के लिए न्यूज डिकोड में इतना ही। फिर से आपसे कल मुलाकात होगी अपने स्पेशल एडिशन के साथ। वक्त वही है 8:05 पर। तब तक अपना, अपने परिवार का अच्छी तरह ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।